जब एक तरफ यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी सिटीजन्स वहां से बच निकलने के लिए इंडियन फ्लैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में फंसे इंडियंस को वापस लाने के लिए जाने वाले इंडियन फ्लाइट्स को पाकिस्तान अपनी एयरस्पेस को इस्तेमाल करने नहीं दे रहा। डिफेंस एक्सपो में पहली बार बोइंग की तरफ से F-18 सुपर हॉर्नेट की एक रियल सिमुलेटर को डिस्प्ले करने का फैसला किया गया है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल सबमरीन्स में लीड एसिड बैटरी के बदले अभी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करने का फैसला क्यों किया जा रहा है, और अंत में क्या यूक्रेन में अभी इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेनियन फोर्सेस की तरफ से बंधक बनाकर रखा गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। अभी की बात करें तो पिछले कुछ सालों से इंडियन नेवी की तरफ से चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए अपनी अंडर वाटर फ्लीट को मजबूत बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें स्पेशली सबमरीन फोर्सेस को अभी मजबूत करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी बीच इंडियन नेवी की तरफ से अपने खुद की न्यूक्लियर सबमरीन्स को डेवलप करने के साथ साथ कन्वेंशनल सबमरीन्स को भी एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है, और अपनी एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को फर्दर अपग्रेड करने की कोशिश भी किया जा रहा है। 2020 में इंडियन नेवी की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की बैटरी पैक को अपग्रेड करने का फैसला किया गया था। नॉर्मली अभी सबमरीन्स में लीड एसिड बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी नेवी की तरफ से इनको लिथियम आयन बैटरी पैक से रिप्लेस करने का फैसला किया जा रहा है। अब लीड एसिड बैटरी की बात करें तो इसकी एक प्रॉब्लम यह है कि भले ये सस्ते पड़ते हैं, लेकिन इनको चार्ज करने के लिए हमको काफी ज्यादा टाइम लगता है, और इनकी आउटपुट की बात करें तो हम इनसे मैक्सिमम 40 से 50% के आसपास एफिशिएंसी को उम्मीद कर सकते हैं, जबकि सेम स्टैंडर्ड की लिथियम आयन बैटरी पैक से हम लगभग 80 से 90% तक एफिशिएंसी को हासिल कर सकते हैं। अब लिथियम आयन बैटरी की एक और खासियत ये भी है कि लीड एसिड सेल के मुकाबले लिथियम आयन बैटरी हल्का होने के साथ साथ काफी छोटा होने वाला है, और इसकी एनर्जी डेंसिटी काफी ज्यादा रहने वाली है। ये काफी हद तक कम हीट को भी जनरेट करते हैं, जो कि पानी के अंदर ऑपरेट करने में काफी काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर हर मामले में लीड एसिड सेल के मुकाबले लिथियम आयन सेल बेटर होने वाले हैं, जो कि सबमरीन्स की एंड्योरेंस को लगभग 3 गुना तक बेहतर कर सकते हैं। मतलब अगर अभी हमारे सबमरीन अंडर वाटर कंडीशन में बैटरी की मदद से 36 से 48 घंटे तक सर्वाइव कर पाते हैं, तो बैटरी पैक को लिथियम आयन बैटरी पैक से रिप्लेस करने के बाद हम उन्हीं सबमरीन से लगभग 3 गुना रिजल्ट को पा सकते हैं, जिस वजह से हमारे सबमरीन आराम से पानी के अंदर 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक सर्वाइव कर पाएंगे। अब दिक्कत ये है कि लिथियम आयन बैटरी पैक थोड़े महंगे पड़ते हैं, और एक एस्टिमेशन के मुताबिक अभी के सबमरीन्स के लिए अगर हम लिथियम आयन बैटरी को खरीदने के लिए जाएंगे तो ये हमको सबमरीन की टोटल कॉस्ट की लगभग 30% के आसपास पड़ सकते हैं। और ओल्डर सबमरीन की बात करें, यानी कि जिनको पहले एक्वायर किया गया था, उनकी टोटल कॉस्ट की लगभग 50 से 60% के आसपास से बैटरी पैक ही पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपने एग्जिस्टिंग किलो क्लास के सबमरीन्स में और कलवरी क्लास के सबमरीन्स में लीड एसिड सेल के बदले लिथियम आयन सेल का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। पहले हम हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन में इनको टेस्ट करने वाले हैं, जिसके बाद अगर रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी पाया जाता है तो आगे चल के इनको किलो क्लास की सबमरीन में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल लिथियम आयन बैटरी पैक को या टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का फैसला किया गया है। अब इसमें भारत पहला देश भी नहीं है जो कि अपने सबमरीन के अंदर लीड एसिड बैटरी के बदले लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि अभी जापान की तरफ से और साउथ कोरिया की तरफ से भी अपने सबमरीन्स के अंदर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला अपडेट HAL की तरफ से। अब सबको याद होगा HAL की तरफ से कुछ महीने पहले अपनी डोनर 228 एयरक्राफ्ट की एक 19 सीटर वेरिएंट को बनाने की बात की गई थी, जिसको हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट कहा जा रहा था। और इस एयरक्राफ्ट को अभी HAL की तरफ से अपनी इंडियन मिलिट्री के अलावा सिविलियन यूज के लिए भी ऑफर करने का प्लान किया गया था, जिसको आगे चल के रीजनल ट्रांसपोर्ट स्कीम के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता था, और साथ ही इसको मिलिट्री और सिविलियन एप्लीकेशन में या VVIP ट्रांसपोर्टेशन के रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। अभी पहली बार HAL को इस नए हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट के लिए एक कमर्शियल ऑर्डर भी मिल चुका है, और उड़ान स्कीम के अंदर अभी पहले हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल करने का फैसला किया गया। इसके लिए अलायंस एयर की तरफ से HAL को एक ऑर्डर को दिया गया था, और अभी HAL की तरफ से अलायंस एयर को डिलीवर करने के लिए पहले हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट को तैयार किया जा चुका है।
इसे अभी अलायंस एयर की तरफ से मेनली अरुणाचल प्रदेश की साइड में ही ऑपरेट किया जाएगा और एचएएल के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट को खराब रनवे कंडीशन में जैसे कि उबड़ खाबड़ रनवे में भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और साथ ही छोटे रनवे से भी इसको टेक ऑफ करने में या लैंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जो कि इसको रीजनल ट्रांसपोर्ट स्कीम के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बनाने वाला है। अभी पता चला है कि इसको अलायंस एयर में और भी ज्यादा मात्रा में शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है और आगे चल के अलायंस एयर की तरफ से दोनों 228 एयरक्राफ्ट या हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट के लिए फॉलन ऑर्डर को भी प्लेस किया जा सकता है। अगला अपडेट रशिया और यूक्रेन को लेकर। आप सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की वजह से अभी भारत को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और स्पेशली लगभग 20,000 से ज्यादा इंडियंस जो कि अभी यूक्रेन में पड़ रहे थे, उनको वहां से इवैक्यूएट करना भारत के लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्द बन गया, क्योंकि यूक्रेन अभी लिटरली एक वॉर जोन बन चुका है और वहां से इतने सारे बच्चों को और लोगों को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और इसमें अभी काफी सारा समय भी लग सकता है। काफी सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उन तक अभी तक नहीं पहुंची है या एम्बेसी की तरफ से मदद नहीं किया जा रहा है। तो मैं बस अभी उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और उन सभी को यही कह सकता हूं कि आपको सब्र रखने की जरूरत है। मानते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो लोग अभी वहां पे हैं तो वहां पर किसी का भी धैर्य टूट सकता है, लेकिन इतना भरोसा आपको रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूक्रेन से सभी भारतीयों को सरकार वापस लाने वाली है और किसी भी कीमत पर लाने वाली है। और ऐसा इतिहास में कई बार हो चुका है जहां पर वॉर जोन से इंडियन स्टूडेंट्स को या इंडियन लोगों को इवैक्यूएट किया गया। लेकिन अभी रशिया की तरफ से कुछ सीरियस एलिगेशन भी लगाए जा रहे हैं और रशिया का कहना है कि यूक्रेन की फोर्सेस की तरफ से अभी जानबूझकर इंडियन स्टूडेंट्स को हॉस्टेज बनाकर रखा जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि रशियन इंडियंस के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे और जहां पर इंडियन लोग रहेंगे वहां पर जानबूझकर कभी भी रशिया की तरफ से कोई अटैक नहीं किया जाएगा। अब कल रशिया की तरफ से यह भी बताया गया था कि वो अपने तरफ से भी यूक्रेन में फंसे इंडियंस को वहां से निकालने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन आज बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सोल्जर्स की तरफ से अभी इंडियन स्टूडेंट्स को बंदी बनाकर वहां पे रखा जा रहा है। रशियन फोर्सेस का कहना है कि उनके कंट्रोल में जो भी एरिया अभी यूक्रेन के अंदर आ चुका है, उसमें जितने भी इंडियंस होंगे उन सभी को या तो इंडियन प्लेन की मदद से या फिर जरूरत पड़ने पर रशिया खुद अपनी एयरक्राफ्ट की मदद से उनको भारत भेजने की कोशिश करने वाला है। और जिन इंडियंस को अभी यूक्रेनियन सोल्जर्स ने बंदी बनाकर रखा है, उनको रशियन फोर्सेस की तरफ से अभी रेस्क्यू करने की कोशिश भी किया जा रहा है। इससे पहले एक वीडियो सामने आया था जहां पर यूनाइटेड नेशन में रशिया के खिलाफ ना बोलने की वजह से यूक्रेनियन सोल्जर्स की तरफ से इंडियन स्टूडेंट को लात मारा जा रहा था, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी, उनको डराया जा रहा था और अभी रशियन फोर्सेस के मुताबिक लिटरली यूक्रेन की तरफ से इंडियंस को बंदी बनाकर रखा जा रहा है। इस पर अभी हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया, जो कि अभी इशू किया गया और उसमें बताया गया कि अभी तक उनके पास कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई जिसमें किसी भी इंडियन सिटीजन को यूक्रेन की तरफ से बंदी बनाकर रखा गया है। तो मे भी यहाँ पर रशियन स्टेटमेंट गलत हो सकता है या फिर अभी तक जिनको बंदी बनाकर रखा गया है उनके साथ इंडियन एम्बेसी अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाई है, जिस वजह से हमको ये लगता है कि किसी को भी बंदी बनाकर रखा नहीं गया है। और मे भी रशिया की तरफ से यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनली इंडिया को ब्लैकमेल करने के लिए, इंडिया का समर्थन पाने के लिए ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन में अभी इंडियन स्टूडेंट्स को बंदी बनाकर रखा जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारी सरकार की तरफ से इस बात को लेकर कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दिया गया। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपो को लेके, और अभी जो भी लोग इस बार डिफेंस एक्सपो विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता होगा कि नॉर्मली हमारे डिफेंस इक्विपमेंट ज़्यादातर रशियन ओरिजिन से है और जब भी कोई डिफेंस एक्सपो आयोजित होता है तो उसमें मैक्सिमम हमको रशियन डिफेंस इक्विपमेंट देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ सालों से वेस्टर्न कंट्रीज भी एक्टिवली इंडियन डिफेंस मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार सबसे ज़्यादा कंपनी डिफेंस एक्सपो में शामिल होने वाले। लेकिन अभी जब रशिया यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस वजह से हो सकता है कुछ कम रशियन इक्विपमेंट या यूक्रेनियन ओरिजिन इक्विपमेंट हमको देखने को मिल सकते हैं और इसी मौके का फायदा अभी सभी वेस्टर्न कंपनीज की तरफ से उठाने की कोशिश किया जा रहा है। इस बार बोइंग की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया ऑफर दिया जा रहा है और पब्लिसिटी के लिए बोइंग की तरफ से अभी डिफेंस एक्सपो में अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की एक सिमुलेटर को डिस्प्ले करने का फैसला किया गया, जिसमें विजिटर्स चाहे तो F-18 को उड़ा सकते हैं और इसकी सभी वेपन्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बोइंग की तरफ से F-15EX पिएटा एयरक्राफ्ट, अपाची चिनॉक जैसे हेलीकॉप्टर और KC-46 टैंकर को भी डिस्प्ले करने का फैसला किया गया। पिछली बार जब मैं डिफेंस एक्सपो गया था तो मैं तेजस MK2 की सिमुलेटर को उड़ा रहा था। इस बार पेंडेमिक की वजह से मैंने जाना सही नहीं समझा, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया था। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से,
और अभी जैसे कि यूक्रेन से इंडियंस को वापस लाने में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी C-17 को डिप्लॉय किया गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और चाहे लद्दाख में ट्रूप्स को वेपन्स को डिलीवर करना पड़े या किसी दूर देश में फंसे इंडियंस को भारत में वापस लाना पड़े, इसके लिए C-17 का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अभी एक ही बार में मल्टीपल C-17 की मदद से लगभग 800 इंडियंस को यूक्रेन से भारत लाया जा चुका है। लेकिन एक मजे की बात तो ये है कि इन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स की C-17 पाकिस्तानी एयरस्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बदले में C-17 को उसको अवॉइड करके घूम के जाना पड़ रहा है। आप सबको याद होगा, पाकिस्तान की तरफ से अपनी एयरस्पेस को इंडियन फ्लाइट के लिए कुछ साल पहले बंद किया गया था और तब से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तानी एयरस्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब मजे की बात तो ये कि जब एक तरफ यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी सिटीजन्स इंडियन फ्लैग का इस्तेमाल करके खुद को बचा रहे हैं और यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए भी इंडियन फ्लैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी पाकिस्तान की तरफ से उन्हीं बच्चों को वापस लाने के लिए जाने वाले एयरक्राफ्ट को अपनी एयरस्पेस को इस्तेमाल करने के लिए मना किया जा रहा है। अब ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपनी एयरस्पेस को इंडियन फ्लाइट के लिए बंद रखता है तब भी हमारे फ्लाइट को ज़्यादा डिले नहीं होने वाले और एस्टिमेशन के मुताबिक इसकी वजह से हमारे फ्लाइट लगभग 20 से 25 मिनट तक डिले हो सकते हैं। यानी कि अगर पाकिस्तानी एयरस्पेस को ओपन किया जाता है और भारत की फ्लाइट्स को इस रीजन से होकर जाने के लिए पाकिस्तान परमिशन देता है, तो इंडियन फ्लाइट पोलैंड में, रोमानिया और हंगरी में जाके 20 से 25 मिनट पहले पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।